आचार्य चाणक्य के बारे में आप सब लोग जानते हैं और इस बात से भी भली भांति अवगत हैं, परिचित हैं। ये आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते थे। वह अपने कुछ कार्यों से महाराजा मगध से मिलने आए थे और उस समय उनको जिस प्रकार से अपमानित किया गया, तो उस अपमान को उन्होंने अपने तक सीमित न करके शिक्षक और समाज तक विस्तारित किया और उसका परिणाम यह हुआ कि मगध में एक नए साम्राज्य का उदय होता है और एक आताताई अत्याचारी अन्यायी साम्राज्य का अंत होता है और शुरुआत होती है मौर्य वंश की, और जिसके प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जानते होंगे। उसके बाद बिंदुसार उनके पुत्र और उसके बाद अशोक के बारे में आप लोगों ने विस्तार से पढ़ा होगा या भी विभिन्न स्रोतों के बारे में कम से कम कुछ न कुछ अवश्य जानकारी रखते होंगे कि क्यों किस प्रकार से वह देवनाम प्रिय और प्रजापालक राजा के रूप में विख्यात थे और जगह जगह के शिलालेख और विभिन्न प्रकार के प्रमाण इस बात की चीख चीख कर गवाही करते थे कि वह किस प्रकार से अपनी प्रजा को अपने पुत्रों व्यवहार से रखते थे और उनका पूरा जीवन इस बात पर समर्पित था कि किस प्रकार से जनता की भलाई करी जाए। आज के समय में यदि कहा जाए तो किस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अवतरित किया जाए। यदि उसी अशोक से जुड़े हुए वर्तमान में अशोका यूनिवर्सिटी से बात की जाए, देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये कंफर्म मुझे नहीं पता है कि अशोका यूनिवर्सिटी का नाम अशोक से जुड़ा हुआ है या किसी अन्य वजहों से उसका नाम अशोका रखा गया है, लेकिन नाम में सिमिलरिटी है इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अशोका विश्वविद्यालय के, इसे हिंदी में अशोका विश्वविद्यालय कहा जाएगा, सव्यसाची दास जो कि खुद एक आचार्य हैं, उस आज के समय में कहा जाए तो एक सहायक आचार्य हैं, सब भाषा में कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। उन्होंने जो लेख लिखा है, जो उन्होंने शोध पत्र जारी किया है विभिन्न रिसर्च और विभिन्न अध्ययनों के बाद, उस पर जिस प्रकार से विभिन्न मैनेजमेंट द्वारा विशेष रूप से अशोका यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा जो कदम उठाए गए वह किस तरफ इशारा करते हैं। क्या आज भी हमारे यहाँ आचार्यों का जीवन आज से 2500 साल पूर्व चाणक्य के जीवन की ही तरह कठिन नहीं है कि आप स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी राज्य, किसी साम्राज्य, किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार के विरोध में या फिर उसके अपोजिशन में जाकर के शोध पत्र में प्रामाणिकता के साथ नहीं लिख सकते हैं। परिस्थितियां कहाँ बदली हैं, आपको सोचना होगा, आपको समझना और लोकतंत्र से आखिर आपको हासिल क्या होता है। और इसी घटना का और यदि हम विस्तार करें, ऐसी ही घटनाओं को और जोड़ने का प्रयास करें तो आपको पता होगा करण सांगवान का नाम भली भांति आप परिचित हो गए। अनअकैडमी के वह शिक्षक जिन्हें कुछ मिनट की क्लिप की वजह से अनअकैडमी से बर्खास्त कर दिया जाता है। क्या एक शिक्षक की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह राजनीतिक जागरूकता से जुड़ी हुई बातें रखे, वह राजनीति से लोगों को प्रेरित करे और एक पढ़े लिखे शासक के समर्थन में वोट डालने या राजनीतिक प्रतिनिधित्व उसके समर्थन में खड़े करने की बात ना करे। यहाँ पढ़े लिखे से मेरा मतलब मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पढ़े लिखे से यह मतलब नहीं होता कि आप जो डिग्रियां हासिल किए हों, आप सिर्फ किताबें पढ़े हों। पढ़े लिखने का मतलब यह मेरे बताने का है कि व्यक्ति के पास अनुभव होना चाहिए, उसे जीवन का अनुभव होना चाहिए, उसे समाज का अनुभव होना चाहिए, उसे राजनीति का अनुभव होना चाहिए और उसे राष्ट्र को आगे ले जाने का अनुभव होना चाहिए। राजनीति में मेरी समझ से पढ़े लिखे का मतलब यह होता है। लेकिन जो भी बात करण सांगवान ने कही, आप उसका विरोध तो नहीं ही कर सकते हैं कि किस प्रकार की सत्ताएं इस देश को आगे ले जा सकती हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसन रघुवंशी का नमस्कार। वापस फिर आचार्य चाणक्य पर जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने आज से 2500 साल पहले अपने काल में एक महान ग्रंथ लिखा जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। वह उस समय की शब्दावली के हिसाब से अर्थशास्त्र और आज की शब्दावली से उसे देखा जाए तो राजनीति शास्त्र पर आधारित था। उसमें राजनीति के विभिन्न पहलुओं, राजा के गुण, शासन व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाए, उससे जुड़े हुए बहुत से छंद हैं, बहुत से प्रकार की बातें बताने का प्रयास किया गया है कि एक कंसोलिडेट, एक मजबूत राजा किस प्रकार से अपनी प्रजा की भलाई के लिए आगे साम्राज्य को मजबूती के साथ बढ़ा सकता है। और आगे आज की शब्दावली में अर्थशास्त्र की हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं अर्थ, रुपए, पैसे, वित्त और विभिन्न प्रकार की चीजों से, धन से जुड़ी हुई बातों की चर्चा करते हैं। और उसी में से एक है, आपने जानना होगा, विवेक देबोराय। विवेक देबोराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जिस प्रकार से
अपने आर्टिकल में भारतीय संविधान को इस प्रकार का संविधान बनाया कि अब हमें इसको बदल देना चाहिए या आउटडेटेड हो गया है, अब हमें नए संविधान की रचना और 2047 में भारत को एक नए संविधान के साथ हम आगे ले जा सकते हैं, इस बात की वकालत है। यहाँ पर जब हम वापस लौट करके जाते हैं करण सांगवान के केस में, तो वहां यह बात कही जाती है कि यह कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है कि किसी भी संस्था द्वारा किसी भी शिक्षक जो है वह राजनीतिक बातें नहीं कर सकता है। तो क्या कोई आर्थिक सलाहकार संविधान बदलने की सलाह दे सकता है? वह राजनीतिक स्टेटमेंट जिसके आधार पर जो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था का मूल संविधान है उस पर टिप्पणी कर सकता है? क्या दो व्यक्तियों को अलग प्रकार की आजादी दी जा सकती है? यदि आर्थिक सलाहकार देश की संविधान बदलने की बात कर सकता है, तो क्या एक शिक्षक देश में पढ़े लिखे शासक या सत्ताधीश की बात नहीं कर सकता है? हम दो अलग अलग व्यक्तियों को एक समान लोकतंत्र में, जहां पर समता की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, वहां अलग अलग शक्तियां कैसे दे सकते हैं? आपको इन बातों को समझना होगा। साथ ही साथ इन बातों को भी गहनता से अध्ययन करना होगा, क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। और मेरा वीडियो अक्सर इसी विषय पर फोकस होता है कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाएं। सत्ताएं आई जाएंगी, विचारधाराएं बनती बदलती रहती हैं, और जो हमारा जीवंत लोकतंत्र है हमें उसे आगे लेके जाना होगा। चलिए मान लिया कुछ देर के लिए कि आज का जो वर्तमान लोकतंत्र है वह आउटडेटेड है और हम एक नया लोकतंत्र लेकर के आते हैं। उसकी धारणा क्या होगी, उसकी संरचना के आधार पर देश का विकास कैसे होगा, इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। और इस बात को भी सोचना होगा कि आने वाले समय में एक और कोई व्यक्ति उठ करके खड़ा होगा और इस बात को कहेगा कि हमको इस लोकतंत्र को बदल देना चाहिए। जैसा कि हम पाकिस्तान में देखते हैं, वहां पर कितने संविधान बदले गए, कितने नए संविधान बनाए गए, शासकों ने अपने हिसाब से संविधान को मोड़ा तोड़ा पेश किया, और उसके कारण आज पाकिस्तान किस आर्थिक, सामाजिक और विभिन्न प्रकार की धार्मिक कुचक्र में फंस करके अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या हम उसी देश में उत्तर आगे बढ़ेंगे? मेरा मानना है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, तो जरूरत पड़ने पर हमने 105 संशोधन किए हैं, हम और भी संशोधन कर सकते हैं। हम उसे मूल ढांचे में क्या परिवर्तन कर सकते हैं? यदि हम लगातार उसको अपडेट करते रहें तो नए संविधान की आवश्यकता कहाँ खड़ी होती है? आखिर वह किस मामले में हमारे देश के नागरिकों को लिबर्टी नहीं देता है? आखिर वही संविधान आर्टिकल 19 के तहत विवेक देबोराय को यह लिखने की स्वतंत्रता देता है कि आप उसी लोग संविधान को बदल दें। तो आप समझ सकते हैं संविधान कितना समृद्ध है और इस संविधान को बनाने में कितने महान व्यक्तियों ने कितने समय, कितना ऊर्जा, कितना धन लगाया, और उनके इन बड़े प्रयास, जैसा कि आप जानते हैं 2 साल से ज्यादा समय लगा। आप जीके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो आपका आंसर होता है 2 साल 11 महीने 18 दिन। इतने महत एक भागीरथ प्रयास के बाद हमने संविधान को अवतरित किया, और वह इस देश को 76 वर्षों तक इस देश की विविधता को बांध के रखा हुआ है, तो उसको एक झटके में बदलने की बात कैसे हो सकती है? यह एक गंभीर विषय है जिस पे आपको सोचना होगा। इस प्रकार की बातें आती कहां से हैं और उनको समर्थन कहां से मिलता है? ऐसी बातों का एक नागरिक होने की वजह से आपको विरोध करना होगा, क्योंकि आप एक ऐसे सब जीवंत संविधान में जीते हैं जो आपको सब कुछ करने की आजादी देता है। आज हम विश्व गुरु की होने की बात करते हैं, आज अपने सैटेलाइट को हम चंद्रमा तक पहुंचाने की बात करते हैं, अपने रोबोट को, अपने प्रज्ञान रोवर को हम चंद्रमा पर पहुंचाने की बात करते हैं। तो उसमें हमारे संविधान ने जो आजादी दी है हमने उसका भी लाभ उठाया है। इस तरीके के लूनर जैसे अभियान आप कर सकते हैं, रूस भी करता है, लेकिन रूस में और भारत में कितना अंतर है आप इसको गहराई से समझ सकते हैं कि हमने मात्र 675 करोड़ के बजट में चंद्रमा तक अपने अभियान को पहुंचा दिया, चंद्रयान 3 को, और उसने कितने भारी भरकम बजट किए, और पुतिन किस प्रकार के डिक्टेटरशिप के माध्यम से शासन करते हैं उसको भी आप समझ सकते हैं। तो जब एक संविधान मजबूत होता है तो वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक उन्नति, सामाजिक समरसता, राजनीतिक चेतना को लेकर के आता है। यदि इस प्रकार की भावना को संविधान नहीं लेकर के आता है तो वह कोरा कागज ही कहा जाएगा, कागज का बंडल ही कहा जाएगा। मुझे गर्व है अपने संविधान पर, आपको भी गर्व करना चाहिए अपने संविधान पर, उसका अध्ययन करना चाहिए, बेहतर तरीके से समझना चाहिए किस प्रकार से संविधान आपको ताकत देता है और आप में वह ऊर्जा देता है कि आप एक जीवंत लोकतंत्र का हिस्सा बन करके अपनी सरकारों का खुद से चुनाव करें, आप पसंद नापसंद को जाहिर कर सकें, और यह चाहे शिक्षक हो,
चाहे किसी भी विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, किसी भी समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, किसी भी तबके का आने वाला व्यक्ति हो, किसी भी क्लास का आने वाला व्यक्ति हो, किसी भी जाति कास्ट से आने वाला व्यक्ति हो, वह देश की राजनीतिक जागरूकता को, राजनीतिक जीवंतता पे अपने विचार स्पष्ट रूप से रख सके, ऐसी बातों वाला हमारा देश का लोकतंत्र होना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। जल्द ही फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा और प्रयास करूंगा कि मैं आपके सामने राजनीतिक प्रयोगशाला से संबंधित एक वीडियो लेकर के आऊं, जिसके माध्यम से आपको समझाया जा सके कि राजनीति भी एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला की तरह ही कार्य करती है, जहां पर नफा, नुकसान, लाभ और विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग करके आपका लिटमस टेस्ट किया जाता है। मिलता हूं जल्द ही, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने मूल्यवान कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। नमस्कार।